नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चित्रा मुद्गल जी के बहुत ही चर्चित उपन्यास अन्वेषण की। हाँ, नमस्कार। और हमारे पास इस उपन्यास का एक काफी कह सकते हैं विस्तृत विश्लेषण है। बिल्कुल, जो इसकी कहानी और इसके जो गहरे सामाजिक सरोकार है और मनोवैज्ञानिक पहलू भी उनको परत दर परत खोलता है। सही कहा। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, मतलब ये एक तरह की यात्रा है ना? समाज की उन सच्चाइयों की खोज जो अक्सर हमारे आंखों के सामने होती तो है, पर शायद हम उन्हें देखना नहीं चाहते या देख नहीं पाते। हाँ, अनदेखा कर देते हैं कई बार। हाँ, ये उपन्यास इंसानियत पर, हमारे नैतिक चुनावों पर और जिस दुनिया में हम रहते हैं उस पर कई जरूरी सवाल खड़े करता है, कभी-कभी असहज भी कर देता है। बिल्कुल, असहज करने वाले सवाल जरूरी होते हैं। जो विश्लेषण हमारे पास है वो ये बताता है कि ये उपन्यास पाठक को ना रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। कहानी का ताना बाना दिलचस्प है, किरदारों का दर्द महसूस होता है और कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जो थोड़ी बेचैनी भी पैदा करते हैं। हाँ, जैसे कोई बहुत करीबी दोस्त आपसे अपने मन की कोई उलझी हुई गहरी बात कह रहा हो। बिल्कुल वैसा ही। हाँ, और इस विश्लेषण की खास बात यह है कि ये उपन्यास की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक गहराइयों को बड़ी बारीकी से पकड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत जीवन की उथल-पुथल और समाज की बड़ी सच्चाइयां वो आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा। तो चलिए फिर इस विश्लेषण के आईने में कहानी के मुख्य किरदारों को, उनके सामने जो चुनौतियां आती हैं और उपन्यास का जो असल संदेश है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है एक छोटे, मतलब साधारण से दिखने वाले कस्बे में। कोई महानगर नहीं, कोई बड़ा शहर नहीं, बस एक आम सी जगह जहां जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चलती हुई सी लगती है। और यहीं रहते हैं हमारे मुख्य पात्र विमल। पहली नजर में वो बिल्कुल आम लगते हैं, सरकारी दफ्तर में काम करने वाला एक क्लर्क। लेकिन उनके अंदर, जैसा कि विश्लेषण इशारा करता है, एक गहरी बेचैनी है। हाँ, बाहर से शांत, अंदर से तूफान। कुछ वैसा ही। उनकी बाहरी जिंदगी तो एकदम तयशुदा ढर्रे पर है। नौकरी, पत्नी सुधा, 2 बच्चे, छोटा सा घर, मतलब जिसे सेटल्ड लाइफ कहते हैं ना, बिल्कुल, वो सब कुछ है। पर विमल के मन में एक सवाल बार बार उठता है, एक खालीपन का एहसास। क्या बस यही है मेरी दुनिया? क्या जिंदगी का मतलब सुबह दफ्तर जाना और शाम को घर लौट आना ही है? और ये समझना जरूरी है कि विमल की ये बेचैनी, जैसा विश्लेषण जोर देकर कहता है, ये सिर्फ उनकी अपनी निजी उलझन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उस दौर के मध्यवर्गीय समाज की जो दबी हुई आकांक्षाएं थी, नैतिक दुविधाएं थी, उनका भी प्रतिबिंब है। विमल अपने आसपास बहुत बारीकी से चीजों को महसूस करते हैं। जैसे कि पड़ोसियों के व्यवहार में वो दोगलापन, यहां तक कि अपनी पत्नी सुधा के साथ रिश्ते में भी एक अनकही दूरी, एक खामोशी सी। उन्हें लगता है जैसे वो इस जानी पहचानी दुनिया में भी एकदम अजनबी और अकेले पड़ गए हैं। अच्छा, तो ये तो हुई विमल की अंदरूनी कश्मकश। कहानी में फिर असली मोड़ कब आता है? विश्लेषण किस घटना को महत्वपूर्ण मानता है? कहानी की दिशा तब बदलती है जब विमल की जिंदगी में किरण आती हैं। किरण? हाँ, किरण। वो एक बेहद अलग तरह की महिलाएं हैं, आत्मनिर्भर, जुझारू और सामाजिक रूप से बहुत जागरूक। वो उसी कस्बे में रहती हैं और महिलाओं और बच्चों के हक के लिए एक एनजीओ चलाती हैं। ओके। उनका किरदार विमल की उस शांत, एकरस जिंदगी में एक हलचल सी पैदा कर देता है। तो किरण किस तरह से विमल को प्रभावित करती हैं? क्या वो उन्हें, मतलब सीधे तौर पर कोई रास्ता दिखाती हैं? सीधे तौर पर रास्ता दिखाने से ज्यादा ना, किरण विमल को आईना दिखाती हैं। आईना? हाँ। वो उन्हें कस्बे की उन कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं जिनसे विमल या तो अनजान थे या शायद जानबूझकर आंखें मूंदे हुए थे। जैसे औरतों का दबे छुपे होने वाला शोषण, बच्चों की तस्करी के बढ़ते मामले और समाज में ऊपर से नीचे तक फैला हुआ वो भ्रष्टाचार का जाल। विश्लेषण किरण के एक संवाद को खास तौर पर रेखांकित करता है जो विमल को झकझोर कर रख देता है। वो कहती हैं, अगर तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी चुपचाप सब देखते रहोगे तो ये गंदगी कभी साफ नहीं होगी, ये सड़ान बढ़ती ही जाएगी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं से शायद विमल का अन्वेषण, यानी उनकी खोज, वो शुरू होती है। बिल्कुल, ये शब्द अन्वेषण यहाँ बहुत मायने रखता है। विमल धीरे धीरे किरण के काम में दिलचस्पी लेने लगते हैं, उनके एनजीओ से जुड़ते हैं और तब उन्हें समाज का वो कह सकते हैं बदरंग चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगता है। हाँ। जिसे आरामदायक घरों की खिड़कियों से देखना मुश्किल होता है। सही। हाँ, जिसे उसकी ही माँ भयानक गरीबी और लाचारी के चलते बेचने पर मजबूर हो जाती है। ओह, ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। हाँ, बहुत। और
विमल और किरण मिलकर किसी तरह मुन्नी को इस दलदल में फंसने से बचा लेते हैं। ये घटना विमल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होती है। उन्हें अंदर तक एहसास होता है कि वो अब तक किस नींद में सोए हुए थे, किस दुनिया से बेखबर थे। उनके मन में शायद ये सवाल उठता है, अगर मैं यहाँ नहीं होता, अगर किरण नहीं होती, तो इस बच्ची का क्या होता? हाँ, ये सवाल उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। तो अब विमल सिर्फ एक दर्शक नहीं रहे, वो सक्रिय हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये राह आसान तो नहीं होगी। विश्लेषण उनके संघर्षों के बारे में क्या कहता है? नहीं, ये राह बिल्कुल आसान नहीं है। विश्लेषण बताता है कि विमल अब एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। 2 मोर्चे? हाँ। एक मोर्चा बाहरी दुनिया में है, जहां वो अपने आसपास दिख रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अपने ही दफ्तर में बॉस मिश्रा जी के खिलाफ खड़े होना, जिनके बारे में विश्लेषण कहता है कि वो पूरी तरह रिश्वतखोरी में लिप्त हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। ओके। इस सीधे टकराव का नतीजा ये होता है कि विमल की अपनी नौकरी पर बन आती है। और दूसरा मोर्चा वो कौन सा है? दूसरा मोर्चा उनके अपने अंदर चल रहा है। ये नैतिकता, व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच का एक द्वंद्व है। एक तरफ उनका वो सुरक्षित आरामदायक जीवन है, पत्नी बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी उन पर है। दूसरी तरफ वो सच है जिसे जानने के बाद वो चुप नहीं रह पा रहे हैं। सही बात है। क्या उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए या समाज की इस गंदगी को साफ करने की कोशिश में खुद को झोंक देना चाहिए? ये सवाल उन्हें लगातार कचोटता रहता है। जाहिर है इसका असर उनके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता होगा। सुधा का क्या रवैया रहता है इस सब में? हाँ, घर का माहौल तनाव से भर जाता है। सुधा, जैसा कि विश्लेषण चित्रित करता है, एक पारंपरिक सोच रखने वाली, अपने परिवार की भलाई को सर्वोपरि मानने वाली पत्नी है। वो विमल के इस बदले हुए रूप, उनके इस एक्टिविस्ट अवतार को समझ नहीं पाती। उन्हें डर लगता है। वो बार बार विमल से कहती हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हैं? हमारे बच्चों के भविष्य का सोचिए। उनका डर भी अपनी जगह शायद जायज लगता है। बिल्कुल, उनका डर और उनकी ये चिंता अपनी जगह जायज भी लगती है, लेकिन विमल के लिए अब पीछे हटना शायद मुमकिन नहीं रहा। और विमल और किरण के रिश्ते को लेकर समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर कुछ कहता है विश्लेषण? हाँ, विश्लेषण इस पहलू को भी उजागर करता है। देखिए, विमल और किरण के बीच धीरे धीरे एक गहरा वैचारिक और कह सकते हैं भावनात्मक जुड़ाव बनता है। ये दोस्ती का, आपसी सम्मान का और एक साझा मकसद का रिश्ता है। लेकिन हमारा समाज अक्सर एक पुरुष और एक स्त्री के बीच ऐसे निस्वार्थ रिश्ते को पचा नहीं पाता, है ना? हाँ, ये तो है। तो कस्बे में उनके बारे में तरह तरह की बातें बनने लगती हैं, अफवाहें उड़ती हैं, यहाँ तक कि सुधा के मन में भी शक पैदा होने लगता है। चित्रा मुद्गल जी ने यहाँ बड़ी संवेदनशीलता से दिखाया है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह एक पवित्र रिश्ते पे भी कालिक पोतने की कोशिश करते हैं और कैसे एक औरत का समाज में सक्रिय होना भी सवालों के घेरे में आ जाता है। ये तो समाज की एक दुखद सच्चाई है। बिल्कुल। कहानी आगे कैसे बढ़ती है? चरमोत्कर्ष पर क्या होता है? कहानी का तनाव तब चरम पर पहुंचता है जब विमल और किरण को ये पता चलता है कि कस्बे में बच्चों की तस्करी का जो मामला वो देख रहे थे, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संगठित रैकेट है। बाप रे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और डरावनी बात यह है कि इस रैकेट की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसमें न सिर्फ छोटे मोटे अपराधी, बल्कि पुलिस के कुछ लोग, स्थानीय नेता और हाँ, विमल के बॉस मिश्रा जी जैसे प्रभावशाली और सम्मानित समझे जाने वाले लोग भी शामिल हैं। यानी ये तो मकड़ जाल बहुत बड़ा और खतरनाक है फिर। बिल्कुल। अब विमल और किरण सिर्फ सामाजिक बुराई से नहीं, बल्कि एक ताकतवर और संगठित अपराध सिंडिकेट से टकरा रहे हैं। वो सबूत इकट्ठा करके इस रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाली ताकतें बहुत मजबूत हैं। जाहिर है। उन्हें सीधी धमकियां मिलती हैं, उन पर दबाव बनाया जाता है और फिर एक रात किरण पर जानलेवा हमला होता है। वो बुरी तरह घायल हो जाती हैं। ओह, क्या किरण बच पाती हैं? किरण जिंदगी और मौत के बीच झूल रही होती हैं। अस्पताल के बिस्तर से भी वो टूटी हुई आवाज में विमल से कहती हैं, विमल, ये अन्वेषण, ये खोज अधूरी नहीं रहनी चाहिए। ये अब तुम्हारा अन्वेषण है, इसे अंजाम तक पहुंचाना। किरण की ये शब्द विमल के लिए जैसे एक अंतिम जिम्मेदारी बन जाते हैं। हाँ। अब इस लड़ाई में वो एकदम अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन किरण की हिम्मत और उनका विश्वास उन्हें एक नई ताकत देता है। वो डर पर काबू पाकर अकेले ही सबूत जुटाते हैं, उन्हें किसी तरह मीडिया तक पहुंचाते हैं और आखिरकार उस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो जाता है। अच्छा। हाँ, कई बड़े नाम बेनकाब होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। तो अंत में न्याय मिलता है
लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? क्या ये विश्लेषण बताता है? न्याय तो मिलता है, लेकिन जैसा आपने कहा, इसकी कीमत बहुत भारी होती है। विश्लेषण इस बात को रेखांकित करता है कि जीत हमेशा आसान या खुशनुमा नहीं होती। किरण अपने जख्मों से उभर नहीं पाती और उनकी मौत हो जाती है। ओह नहीं। हाँ, ये विमल के लिए एक बहुत बड़ा आघात होता है। वो उस इंसान को खो देते हैं जिसने उन्हें उनकी जिंदगी का एक नया मतलब दिया था। किरण की मौत उन्हें तोड़ देती है, लेकिन शायद उनके अंदर कुछ और मजबूत भी कर जाती है। अंत किस तरह का है उपन्यास का? क्या विमल हार मान लेते हैं या उनकी लड़ाई जारी रहती है? विश्लेषण अंत को कैसे देखता है? उपन्यास का अंत बहुत शोर शराबे वाला या नाटकीय नहीं है। विश्लेषण कहता है कि अंत शांत है, पर बहुत गहरा और कहीं ना कहीं उम्मीद जगाने वाला है। अच्छा। विमल की जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। उन्होंने जो देखा, जो सहा, उसने उन्हें बदल दिया है। वो दुनिया को, रिश्तों को, अपनी जिम्मेदारियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। और सुधा? एक महत्वपूर्ण बदलाव सुधा में भी आता है। धीरे धीरे ही सही, वो विमल के संघर्ष, उनके दर्द और उनके मकसद की गहराई को समझने लगती हैं। उनके बीच सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सम्मान देने वाले साथियों का रिश्ता विकसित होता है। ये तो अच्छी बात है। और मुन्नी का क्या होता है, वो बच्ची? हाँ, विश्लेषण एक और महत्वपूर्ण बात बताता है। विमल और सुधा मिलकर मुन्नी को गोद ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये एक प्रतीकात्मक कदम है, भविष्य में उम्मीद का, जिम्मेदारी उठाने का। विमल आज भी उसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं, लेकिन अब वो सिर्फ एक क्लर्क नहीं है। वो फाइलों और नियमों में बंधी होने के बावजूद किरण के शुरू किए गए एनजीओ के काम को आगे बढ़ाते हैं। वो छोटे स्तर पर ही सही, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं। और उन्हें यह एहसास होता है कि अन्वेषण यानी सच की, बदलाव की, बेहतर इंसान बनने की खोज, ये एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें, तो अन्वेषण उपन्यास क्या कहना चाहता है? इसके मुख्य संदेश क्या है? देखिए, विश्लेषण के मुताबिक ये उपन्यास कई स्तरों पर बात करता है। सबसे पहली बात तो ये हमें झकझोरता है कि हम अपने आसपास की दुनिया के प्रति कितने उदासीन हो गए हैं। ये चुनौती देता है कि हम अपनी सुविधा की नींद से जागें और सवाल पूछें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये दिखाता है कि बदलाव लाने के लिए किसी नायक या मसीहा की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल, एक साधारण सा, आम सा दिखने वाला इंसान भी अगर अपने अंदर की आवाज सुन ले, अपनी नैतिक जिम्मेदारी महसूस कर ले और थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे, तो वो भी अपने हिस्से का बदलाव ला सकता है, जैसा विमल ने किया। और किरदारों के प्रतीकात्मक महत्व पर विश्लेषण क्या कहता है? क्या वो सिर्फ कहानी के पात्र हैं या उनसे बड़े अर्थ भी जुड़े हैं? हाँ, विश्लेषण किरदारों के प्रतीकात्मक अर्थ पर भी रोशनी डालता है। किरण सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, वो प्रेरणा, साहस और आदर्श का प्रतीक है। वो उस चिंगारी की तरह है जो सोए हुए समाज को जगा सकती है। सही। वहीं सुधा जमीनी हकीकत, पारिवारिक जिम्मेदारियों और उस आम इंसान का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बदलाव तो चाहता है, पर उसकी कीमत चुकाने से डरता है। और छोटी सी मुन्नी वो आने वाली पीढ़ी और भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है, जिसे बचाने और संवारने की जिम्मेदारी हम सब पर है। विमल इन सब के बीच संतुलन बनाने और अपना रास्ता खोजने वाले आम आदमी का प्रतीक है। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। उपन्यास हमें एक तरह से आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है ना? निश्चित रूप से। ये उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में कितना कुछ देखते तो हैं, पर वास्तव में कितना आत्मसात करते हैं। कितना कुछ हम जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं ताकि हमारी अपनी सहज जिंदगी में कोई खलल न पड़े। हाँ, ये उपन्यास उसी अनदेखेपन पर सवाल उठाता है। तो ये थी चित्रा मुद्गल जी के उपन्यास अन्वेषण की एक विस्तृत पड़ताल, जैसा कि हमें उपलब्ध विश्लेषण से समझने को मिला। ये महज एक साहित्यिक कृति का विश्लेषण नहीं, बल्कि हमारे समाज और हमारे अपने अंदर झांकने का एक निमंत्रण भी है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कहानी उस बेचैनी, उस तलाश की बात करती है जो शायद हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं दबी होती है। खुद को जानने की, अपने समाज को समझने की और अपने अस्तित्व का अर्थ ढूंढने की। और जाते जाते ये विश्लेषण हमारे जहन में एक सवाल छोड़ जाता है। वो कौन सी सच्चाइयां हैं जिन्हें हम अपने आसपास रोज देखते हैं पर अनदेखा कर देते हैं? उन अनदेखी सच्चाइयों या उन अनसुनी बेचैनियों पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? शायद इसी सवाल के जवाब में ही हमारा अपना अन्वेषण छिपा हो। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अहम सवाल।